Hello student, yesterday I was discussed about the colloidal solution and their classification on the basis of nature of interaction between disperse phase and dispersion medium. Today's the classification of colloidal based on the types of particle of the dispersed phase, that is multimolecular, macromolecular and associated colloid. It means depending upon the types of particles of the dispersed phase, colloids are classified as three types: multimolecular, macromolecular and associated colloids. Multimolecular colloids means on the dissolution the large number of atoms or small molecules of substance aggregate together to form species having size in a colloidal range. This species thus formed are multimolecular colloid. मल्टीमोलिकुलर कोलाइड का मतलब होता है कि ऐसा कोलाइड जिसमें ढेर सारे पार्टिकल्स हो। मल्टी का मतलब मोर देन, यानी कि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हों। जैसे हमारा गोल्ड सॉल है, गोल्ड सॉल एक तरह का कोलाइड है, तो इसमें गोल्ड का जो एलिमेंट है वो एक नहीं होगा, बहुत से होंगे। गोल्ड सॉल कंटेन वेरियस साइज ऑफ मेनी एटम्स। इसी तरह सल्फर सॉल है, इसमें ढेर सारे 1000 नंबर में के जो है सल्फर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, यानी मोर देन 1000 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कंटेन मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारा स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, एंजाइम है, दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ऐसा कोलाइड जो मैक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। देखिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म सोल्यूशन इन विच साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स मे बी इन द कोलाइडल रेंज। कोलाइडल रेंज में क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल के साइज के डिस्पर्स्ड फेज होते हैं। Such systems are called macromolecular colloid. These colloids are quite stable and resemble true solution in many respects. Example of naturally occurring macromolecule like starch, glucose, proteins, enzyme, and those are made of macromolecules like polythene, nylon, polystyrene and synthetic rubber. तो जैसे प्रोटीन है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, एंजाइम है, इन सब का जो कोलाइडल सोल्यूशन बनता है उस टाइप के कोलाइडल सोल्यूशन को हम कहेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड मीन्स देयर आर सम सब्सटेंस विच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एंड नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि अगर उनका कंसंट्रेशन लो है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो वो कोलाइडल बिहेवियर करने लगते हैं। कोलाइडल बिहेवियर कर लेते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट, मतलब कि वहाँ पे सब्सटेंस कलेक्ट हो जाते हैं और फिर उनका जो है कोलाइडल बन जाते हैं। द एग्रीगेटेड पार्टिकल दस फॉर्म्ड आर मिसेल। और ये जो कलेक्शन होता है पार्टिकल का, इकट्ठा हो जाते हैं जो पार्टिकल, उनको कहा जाता है मिसेल्स। दीज आर आल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड, और इसी मिसेल्स को हम एसोसिएटेड कोलाइड्स भी कहते हैं। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ मिसेल्स फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं सोप सोल्यूशन, ठीक है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं साबुन। सोप इज़ द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड मे बी रिप्रेजेंटेड RCONA। ठीक है, सोप जो होता है ये हायर फैटी एसिड का साल्ट होता है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम का ये साल्ट होता है। तो इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं R, जैसे कोई अल्काइल ग्रुप है COONA। ठीक है, ये हमारा पूरा नेगेटिव है और ये हमारा Na जो है पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम स्टीरेट CS3 CS2 16 CONA। ये हमारा जो सोडियम स्टीरेट है ये हमारे साबुन में पाया जाता है। इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ मेनी बार सोप्स। When dissolved in water, it dissociated into RCOONA+। ये हमको पता है कि कोई भी किसी भी आयनिक कंपाउंड में अगर हम पानी में उसको घोलते हैं तो क्या होता है, वो अपने आयंस में
ब्रेक हो जाता है। तो इसी तरह जैसे ही सोडियम स्टीरेट यानी सोप में हम पानी डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, यानी कि माइनस और पॉजिटिव आयन में ब्रेक हो जाता है। पॉजिटिव आयन यानी हमारा सोडियम आयंस बन जाता है और RCO माइनस आयन बन जाता है। अब ये दो आयन बना, जो हमारा स्टीरेट वाला पार्ट यानी RCOO माइनस आयन, इसके दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। टेल पार्ट जो होता है वो नॉन पोलर होता है और हेड पार्ट जो होता है वो आयनिक होता है यानी पोलर होता है। तो जो हमारा नॉन पोलर वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से हेट करने वाला यानी वाटर को रिपेल करने वाला। और जो हेड पार्ट होता है यानी जो पोलर होता है वो हमारा वाटर लविंग होता है, लाइक दिस। जैसे ये हमारा देखिए ये लंबी सी चेन है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम R मान लेते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पूरा हो गया RCONA, ठीक है। जैसे ही इसको हम वाटर में डिज़ोल्व किए तो इतना पार्ट अलग हो गया, ये देखिए इतना पार्ट अलग हो गया और सोडियम अलग हो गया। अब ये RCOO जो हम यहाँ पे बता रहे हैं ये हमारा R हो गया और COO माइनस, इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है। ये जो हमारा R वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, टेल पार्ट है, और ये जो माइनस वाला पार्ट है ये हमारा हेड पार्ट है। ये माइनस वाला क्या है, पोलर है, और ये R जो है ये नॉन पोलर है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये हाइड्रोफिलिक जो CO माइनस वाला पार्ट है इसको हम हाइड्रोफिलिक हेड कहेंगे, और जो ये R वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक टेल। अब ये हाइड्रोफोबिक है यानी ये वाटर को रिपेल करेगा, यानी ये वाटर के पास इससे दूर रहेगा, और ये वाटर लविंग है, ये वाटर के पास रहेगा। अब जैसे ही इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर मतलब इसके संपर्क में आता है, तो क्या होता है, देखिए जैसे ही वाटर के संपर्क में आया तो जो पोलर वाला है वो पानी की तरफ रहेगा और जो नॉन पोलर है वो पानी से दूर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। The RCOO minus ions are therefore present on the surface with their CO group in water and the hydrocarbon staying away from it remain at the surface, ठीक है। R वाला पार्ट जो है सरफेस के मतलब वाटर के ऊपर है यानी सरफेस पर है, और जो माइनस वाला पार्ट है जो पोलर वाला पार्ट है यानी स्ट्रेट वाला पार्ट है वो पानी से अटैच हो गया यानी पानी की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है। बट एट क्रिटिकल मिसेल concentration the ions are pulled into the bulk of solution and aggregate to form spherical shape, और इस तरह से एक स्फेरिकल शेप का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे पानी में जैसे ही हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि जो है पानी वाला पार्ट जो है पानी की जो माइनस वाला पार्ट होता है पोलर वाला वो पानी की तरफ आ जाता है, और जो नॉन पोलर होता है वो सरफेस पे तरफ रह जाता है। तो इस तरह का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं मिसेल्स। इसी तरह इसका जैसे अब ये काम मिसेल तो बन गया, अब ये इसका काम कैसे होता है, जैसे हम किसी भी कपड़े पर साबुन लगाते हैं, ठीक है। तो कपड़े पे जैसे ही साबुन लगाएंगे और पानी जब पानी लगाने के बाद साबुन ही लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पर मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है। The cleansing action of soap is due to the fact that soap molecule form micelle around the oil droplet in such a way hydrophobic parts of the striate and in the oil droplet and hydrophilic part out of the grease droplet like the bristle। अब ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कपड़े पर हम साबुन लगाए तो मिसेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो स्ट्रेट आयन होते हैं जो हमारे टेल पार्ट होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट को अपनी तरफ खींचेगा गंदगी से, जिससे वो गंदगी की तरफ खींचने लगता है, गंदगी को अपनी तरफ खींचने लगता है। Since the polar group can interact with water, the oil droplet surrounded by stearate ions is now pulled in water and removed from the dirty surface। तो क्या होता है कि जैसे ही जो पोलर ग्रुप पानी से इंटरेक्ट करता है और जो ऑयल ड्रॉपलेट होता है स्टीरेट आयन के द्वारा जो सराउंडेड होता है ऑयल ड्रॉपलेट, वो क्या करता है वाटर में ही पुल्ड होता है और डर्टी सरफेस को से खींच जाता है, मतलब अपनी तरफ रिमूव करता है, वो रिमूव करता है डर्टी डस्ट को वहाँ से। Thus
Soap help in emulsification and washing away of oils and fat. The negatively charged sheath around the globules prevent them from coming together and forming aggregate. तो इस तरह से जो है किसी भी कपड़े पर जब हम साबुन लगाते हैं तो वहाँ पर मिसेल का फॉर्मेशन होता है। मिसेल के फॉर्मेशन से क्या होता है कि जो उसका टेल पार्ट होता है वो हमारा टेल पार्ट जो होता है वो हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, तो वो वाटर के संपर्क में नहीं आता है। और जो हमारा हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वो वाटर के संपर्क में आता है। तो जो टेल पार्ट होता है मिसेल्स का, वो ऑयल ड्रॉपलेट को चारों तरफ से घेर लेता है और उसके बाद क्या करता है, उससे गंदगी, कपड़े की गंदगी को बाहर खींचता है। तो इस तरह से जो है कपड़े जो है साफ़ होते हैं साबुन से।